हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैंकर कैप्सूल। अभी आप लोग देखे ही हैं, एसबीआई कलर का फॉर्म आया हुआ था, हम सारे लोग फिल कर चुके हैं। ठीक है, अब समय आ गया है प्रिपरेशन का। एग्ज़ाम आपके जून के लास्ट तक मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। थोड़ी सी चांस है कि डेट में भी एक्सटेंड हो, लेकिन जून के लास्ट तक प्रीलिम्स आपका हो जाएगा। मैं प्रॉपर गाइड करना चाहता हूँ कि कैसे इस बार एसबीआई क्लर्क हम लोग क्रैक कर सकते हैं। मैं एक बैंकर हूँ, बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ और मैं बहुत सारा एग्ज़ाम दे चुका हूँ। आप ही लोग की तरह बहुत सारा एग्ज़ाम हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए मैं अपने वटेवर मेरी जो स्ट्रेटजी थी, जिस स्ट्रेटजी से मैंने क्लियर किया एग्ज़ाम, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली बात कि जो भी लोग ठान लिए हैं कि इस बार मुझे नौकरी लेनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज ए क्लर्क एज ए पीओ, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। अगर आप सिर्फ इस एक बार एंट्री तो मार लीजिए। अगर आप क्लर्क में ही घुस गए तो इंटरनल एग्ज़ाम बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि जिससे कि आप तुरंत प्रमोशन लेकर के 3 से 4 साल में आप पीओ बन सकते हैं। तो फ़िलहाल एक एंट्री का एक बड़े बैंक में, स्टेट बैंक में अच्छा मौका है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार जो है आप लोग को एंट्री मरवा दें। ठीक है, तो इसके लिए अब वो सारी चीज़ बता के, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, जो भी वीडियो यहाँ पे देख रहे हैं ना, एटलीस्ट सब लोग को पता होगा कि क्या सिलेबस है क्या नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली अभी दो टाइप के स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे होंगे। आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, आप वो दो टाइप के स्टूडेंट में से एक होंगे। पहली कि जिनका प्रीलिम्स, बैंकिंग एग्ज़ाम का प्रीलिम्स अभी तक कोई भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम उनका क्लियर नहीं हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दूसरे स्टूडेंट उस टाइप के होंगे जिनका प्रीलिम्स एग्ज़ाम तो सारा क्लियर हो जाता है, मेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो मैं दोनों के लिए गाइड करूँगा। पहले तो जिनका कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम मोस्टली क्लियर हो जाता है, ठीक है, मेंस एग्ज़ाम में वो फोकस नहीं कर पाते। ये मेंस एग्ज़ाम में 2 नंबर 0.5 से या 10 नंबर से, या पिछले बार प्रीलिम्स निकला, मेंस नहीं निकला, तो मतलब मोटा मोटी कि प्रीलिम्स उनका निकल जाता है। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि तो आप प्रीलिम्स पे फोकस ना करें, आप मेंस पे ज़्यादा फोकस करें। डैट मीन्स कि मेंस लेवल का पजल, मेंस लेवल का इंग्लिश, मेंस लेवल का आपका ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब चीज़ों को आप ज़्यादा, जीए कंटिन्यू रखें, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ों को आप अभी से पढ़ें। रही बात प्रीलिम्स की, तो आपको कॉन्फिडेंस है कि प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा। प्रीलिम्स में कुछ नहीं होता है, नॉलेज आपके पास है, आपकी स्पीड अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी है, आप डेफिनेटली क्लियर कीजिएगा। तो आप मेंस पे फोकस कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर अगर हो भी जाएगा तो 10 से 15 दिन में आप मेंस एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। एज ए फ्रेशर जिनकी प्रीलिम्स नहीं भी निकल रही है, मैं उनके लिए भी ये बात बोल रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इस बार क्लियर करना है तो आप प्रीलिम्स पे तो फोकस कीजिएगा ही, साथ में मेंस को भी फोकस करके चलिए। ऐसा नहीं सोचिए कि प्रीलिम्स निकल जाएगा तो हम लोग मेंस पे आएंगे, कि तब 10 दिन में मेंस कर लेंगे, जीए है 6 मंथ का कर लेंगे 3 दिन 4 दिन, वो नहीं होता है। बहुत लोग ये करते हैं, प्रीलिम्स निकल जाता है लेकिन मेंस में नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन ही 100% उनके साइड से नहीं हो पाती है। ठीक है, और जिनकी प्रीलिम्स निकल जाती है, फर्स्ट स्टूडेंट, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कंटिन्यू मेंस की तैयारी कीजिए, प्रीलिम्स छोड़ दीजिए। ठीक है, मेंस का सेट मारिए, मेंस का पजल बनाइए, करंट अफेयर्स टिल जनवरी, जनवरी से कंटिन्यू जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, आप 6 मंथ मान के चलिए, 6 to 7 मंथ आप जनवरी से लेकर के पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए। डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर रहे हैं तो आप उसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जीए बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप वहाँ से स्कोर कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग में बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, जितना मैथ रीजनिंग आप बनाइएगा उतना ही रीजनिंग दूसरे स्टूडेंट बनाएंगे। अंतर सिर्फ 2 या 3 नंबर का होता है। आप अगर 2 नंबर का ज़्यादा बनाइएगा तो अगला 2 नंबर का कम बनाएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस आता है मेंस एग्जामिनेशन में, जीए में और इंग्लिश में। तो आप उस दोनों चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए। लेवल अगर टफ़ है तो सबके लिए है, इजी है तो सबके लिए, ये हमेशा किसी भी एग्ज़ाम को देते हुए माइंड में मेकअप करके चलिए। हाँ, तो मेंस का फोकस करेंगे, मे बी अगर प्रीलिम्स नहीं निकला तो मेरा कहना ये है कि अभी से आप मेंस का प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है,
जिस दिन आपका कॉल लेटर आ जाएगा, डेट मीन्स एडमिट कार्ड फॉर द प्रीलिम्स, अगर जून में एग्ज़ाम है तो आपको 15 दिन पहले आ जाएगा प्रीलिम्स। जब आपका प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आ जाता है तो उस दिन से आप प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए। उस दिन पे मेंस भूल जाइए, लेकिन मेंस पे सिर्फ आपका करंट अफेयर्स जो है वो कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि वो 15 दिन का भी करंट अफेयर्स में अगर गैप हो जाएगा तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए प्रीलिम्स, आप एडमिट कार्ड जब आपका आ गया तो आप प्रीलिम्स पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स पे आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी मॉक टेस्ट खरीद लीजिए, कोई मैटर नहीं करता है कि मॉक टेस्ट किसी का हार्ड लेवल का है, इजी लेवल का है। आपको स्कोर पे फोकस नहीं करना है, आपका परसेंटाइल कितना आता है, क्योंकि अगर लेवल इजी है तो सारे के लिए इजी है। उस पर आपको ये देखना है कि आपका रैंक कितना है, रैंक पता चलेगा परसेंटाइल से, ठीक है। तो अब किसी का भी मॉक टेस्ट कंटिन्यू एक दिन में 2 मॉक टेस्ट, 3, 4, 5 जितना आप दे सकते हैं, 15 दिन एडमिट कार्ड से लेके एग्ज़ाम तक आप कंटिन्यू मॉक टेस्ट दीजिए। प्रीलिम्स का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, प्रीलिम्स तो निकल ही जाएगा, और इधर आपका मेंस का भी प्रिपरेशन हो रहा है तो आप मेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जिनका प्रीलिम्स आज तक नहीं निकला है, ठीक है, या निकला है 1 नंबर 2 नंबर से छूट गया, 0.5 से छूट गया, तो आपको भी यही चीज़ स्ट्रेटजी फॉलो रखना है। लेकिन आपको प्रीलिम्स की तैयारी छोड़नी नहीं है। आपको इजी लेवल का पजल, मैथ, ये सब आप सेट कंटिन्यू डेली एक सेट मारिए। मेंस की भी तैयारी कीजिए, लेकिन एक सेट आप अभी से कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। प्रीलिम्स कुछ नहीं है, नॉर्मल से चीज़। हमको, आपको सबको पता है 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, 20 मिनट्स 35 क्वेश्चंस मैथ, 20 मिनट्स 35 क्वेश्चंस रीजनिंग, 20 मिनट्स 30 क्वेश्चंस इंग्लिश, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनिंग बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, आप मान के चलिए। तो जितना भी मिसलिनियस उसका होता है, 5 नंबर का अगर साइलो आ गया, इनइक्वलिटी आ गया 5 नंबर का, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आ गया, ये सब चीज़ आ गई, ये सब इजी होती है, आप कर सकते हैं। 4 अगर पजल आता है तो उसमें से एक ही पजल होता है जो थोड़ा सा मॉडरेट होता है, मतलब कि थोड़ा सा उसमें कोई एक सेंटेंस होगा जो कि आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने की कोशिश करेगा। बाकी 3 का तीनों पजल ईजी होता है, डूएबल होता है, ठीक है। और रही बात कि अब उस 20 मिनट में किस चीज़ को हम पहले अटैम्प्ट करें, किस चीज़ को बाद में अटैम्प्ट करें, ठीक है, तो ये हम बताने वाले कोई नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा चीज़ स्ट्रांग है, आप कौन सा चीज़ को। बहुत लोग बोलते हैं कि पहले सारा इजी क्वेश्चंस बनाने के लिए, बाद में पजल बनाने के लिए, तो हम भी ऐसा करते थे। लेकिन हमको क्या प्रॉब्लम था इसमें कि जब सारा इस मिसलेनियस क्वेश्चंस या साइलो जो भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये सारा हम बना लेते थे, बच जाता था पजल 4, 7 से 8 मिनट में सारा क्वेश्चन कंप्लीट, बच गया पजल के लिए 12 मिनट, क्वेश्चन टोटल पजल 4, 20 क्वेश्चंस, 3 पजल बन गया। अब लास्ट मेरे पास समय बच गया 2 मिनट, मे बी 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट बच गया। और मेरे पास एक पजल है, वो ट्रिकी पजल है। अगर उस 3 मिनट में वो पजल नहीं सॉल्व हुआ, अगर उस 3 मिनट में वो पजल सॉल्व हो गया, तब तो वेल एंड गुड, आई गॉट 35 आउट ऑफ 35। बट अगर 3 मिनट में वो पजल सॉल्व नहीं हुआ तो मेरा वो लास्ट का 3 मिनट तो वेस्ट हो गया। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप मेरा ऐसे, आपका जो इच्छा है आप वो कीजिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, आप अपने स्ट्रैटेजी से भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, ऐसे कहीं कुछ नहीं है। बट मेरा ये स्ट्रैटेजी था कि जैसे 4 पजल है, 4 पजल में 3 पजल डूएबल होता है, 2 पजल डूएबल होगा, उस 2 या 3 पजल को हम सबसे पहले बना लेंगे। थोड़ा सा अगर 1 मिनट ज़्यादा भी समय लगेगा तो मेरे पास समय है। लास्ट में अगर मिसलेनियस का 1-2 क्वेश्चन छूट भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस 2 क्वेश्चंस को बचाने के चक्कर में मेरा इधर 5 नंबर का पजल छूट सकता है। इसलिए मेरा अपना ये मानना है कि स्टार्टिंग में हम जो भी 4 पजल में अगर 4 कर पाएँ तो 4 पजल कर लिए, या 4 में 3 कर पाएँ तो 3 कर लिए। 10 मिनट में उस पजल को हम करने की कोशिश करेंगे, 10 से 12 मिनट में। चारों पजल को 10 से 12 मिनट में करने की कोशिश करेंगे। अगर 3 पजल किए तो 8 से 10 मिनट में वो 3 पजल करेंगे। रेस्ट जो है उसमें सारा साइलो हो गया, ये सब तो 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा। हम लोग इसको करेंगे। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आप थोड़ी सी भी कोशिश करिएगा तो आपको 35 आउट ऑफ 35 आ सकता है। अगर 35 नहीं भी आया तो 1-2 गलत भी हो गया तो 33 आ जाएगा। अगर बाय द वे एक पजल छूट गया तो आपको 28 to 30 आ जाएगा। रीजनिंग में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस सही तरीके से
एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है। आपका 30 सेकंड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, ना स्टार्टिंग में ना लास्ट में। ये हमेशा माइंड मेकअप करके चलिएगा। दूसरा, मैथ टफ़ नहीं है, एकदम टफ़ नहीं है। आपका 10 नंबर का सिंप्लीफिकेशन आएगा ही आएगा। अगर 10 नहीं आया तो 5 आएगा। अगर 5 सिंप्लीफिकेशन आया तो आप 1 से 1.5 मिनट मान के चलिए। 5 में से 3 सिंप्लीफिकेशन जिसमें पेन और पेपर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, 2 सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगा। मतलब जितना फास्ट आप कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आया, 3 में ज़रूरत नहीं पड़ेगा, 2 में ज़रूरत पड़ेगा पेन और पेपर का। सॉल्व करेंगे, निकलते चले जाएंगे। हाँ, क्वांट में, मैथ में आपको ये करना है कि सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन बनाना है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तब आपको जाके नंबर सीरीज बनाना है। मतलब जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन है ये हमको पहले बना लेना है। फिर डीआई बनाना है। डीआई भी 2 या 3 डीआई है। उस तीनों डीआई में सबसे पहले देखेंगे कौन सा डीआई डुएबल है, कौन डीआई 2 हल्का है, उस 2 हल्के को करेंगे। तीसरी डीआई को भी करने की कोशिश करेंगे। 3 डीआई अगर आता है तो 3 डीआई, बाकी जितना भी क्वेश्चन है मिसलिनियस छोड़ के ये सारे को करना मेरा पहला टारगेट रहेगा। अगर आप इतना कर लिए तो 25 आप अटैम्प्ट कर सकते हैं इजीली। बच गया उधर 10 मिसलेनियस। लास्ट का अगर 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट भी अगर बचा है तो उस 4 मिनट में आप मिसलेनियस का सबसे इजी क्वेश्चन 10 में से कम 3 क्वेश्चन तो ऐसा ज़रूर होगा, 3 टॉपिक पे तो आपको कमांड होगा ही होगा। जैसे आपका एवरेज हो गया, या परसेंटेज का कोई क्वेश्चन हो गया, या आपका रेशियो का कोई क्वेश्चन हो गया, आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। मतलब मैथ में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं या थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि हमको कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, कैसे अटैम्प्ट करना है, तो हमको ऐसा लगता है कि आप 25 टू 28 आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। अटैम्प्ट करने का मतलब आपको ही पता है कि वो बच्चे वाला अटैम्प्ट नहीं, ठीक है ना, कि हम जय माता दी करके आ गए। 25 टू 28 का मतलब कि आपको 25 टू 28 नहीं तो 26 आना ही आना है। 25 टू 28 में 24 आएगा या 26 आएगा, मतलब वो आना ही आना है, 1 या 2 नंबर इधर उधर, उससे ज़्यादा नहीं। रीजनिंग में अगर आपको 30 टू 35 बोले हैं तो आपको 32 आना ही आना है, या 29 आएगा। ये दोनों तो सारे स्टूडेंट के लिए सेम हुआ, मैथ, रीजनिंग। इंग्लिश, असल खेला इंग्लिश का है। मैथ रीजनिंग सेम चीज़। मैथ और रीजनिंग अगर हम रीजनिंग 35 आउट ऑफ 35 लाते हैं या 35 बना के आते हैं तो दूसरे स्टूडेंट या आप लोग 33 बना के लाइएगा, या 34 बना के लाइएगा, या 31 बना के लाइएगा। मतलब ज़्यादा डिफरेंस किसी में नहीं है, 2 नंबर या 3 नंबर। मैथ में भी सेम चीज़, हम जितना बना के लाएंगे उससे 2 कम या 2 ज़्यादा बना के लाइएगा, यही हो सकता है। लेकिन इंग्लिश, अगर मेरी इंग्लिश स्ट्रांग है तो हम इजीली 22 टू 24 ले आ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है तो आपको 10 से 12 लाना मुश्किल हो जाएगा। तो यही कंपटीशन का खेला है, यहीं पे आदमी कंपटीशन से आउट हो जाता है या इन कर जाता है। इंग्लिश में भी कुछ नहीं करना। हालांकि क्लर्क लेवल का प्रीलिम्स का इंग्लिश ईजी ही होता है, बस इंग्लिश को हम लोग एक बचपन से माइंड में सेट कर चुके हैं कि नहीं इंग्लिश बहुत टफ़ है, बैंक का इंग्लिश बहुत टफ़ आता है, हमसे नहीं होगा, सोच के ही जा रहे हैं कि तुक्का मार देंगे, ये 2-3 गो आरसी बनाएंगे। तो मतलब कि जिस तरीके से आप सीरियस होकर के मैथ पढ़ते हैं ना और रीजनिंग पढ़ते हैं ना, जितना दिमाग लगाते हैं और जितना डेडिकेटेड होकर मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन बनाते हैं एग्ज़ाम में भी और घर में भी बैठ के, उसका अगर 80% भी अगर आप मेहनत कर दीजिएगा ना उसमें इंग्लिश में, तो आपको इंग्लिश में लेक्चरर थोड़े ना बनना है, आपको सिर्फ इंग्लिश में अच्छा मार्क्स लाना है, क्लियर करना है। एक सेक्शनल कट ऑफ तो है नहीं, मतलब एक कट ऑफ को, एक बेंच मार्क को पार करके आपको दूसरे गेट में एंट्री मारना है, मेन गेट में एंट्री मारना है। वहाँ भी थोड़े ना आपको लेक्चरर बनना है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। उसके बाद तो फिर आप जान ही रहे हैं 2 महीना का कष्ट है। 2 महीना मेहनत कीजिए ना, सब कुछ छोड़ के मेहनत कीजिए, क्यों नहीं मिलेगा। आदमी से बढ़ के थोड़े ना कुछ है, बिल्कुल जॉब मिलेगी आपको। आप एक बार कोशिश करके तो देखिए। इंग्लिश नहीं है ज़्यादा टफ, इंग्लिश समझने की कोशिश कीजिए। 30 नंबर का इंग्लिश है, 5 से 10 नंबर का आरसी आ जाएगा। समझिए ना सेंटेंस को, समझ लीजिए कि नॉर्मल कैसे क्लास में हम लोग रीडिंग मारते थे, कैसे हम इंग्लिश की बुक पढ़ते थे, कहानी पढ़ के समझ लेते थे। करिए, पहले पैसेज नहीं पढ़ना है हम लोग को, सिर्फ पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन समझना है, उसका क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैसेज समझना है। जहाँ हमको वो सेंटेंस दिखा उस सेंटेंस को 2-3 बार समझ करके ऑप्शन में टिक मार देना है, नहीं ज़्यादा सोचना है सही होगा कि गलत होगा।
आप जो माइंड में एक बार आ गया वो सही ही होगा 90%। समझ रहे हैं ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं? इंग्लिश ज़्यादा टफ नहीं है, बट सोचने का तरीका है, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए। हमारे माइंड में प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग ये सोच के ही जाते हैं कि 30 नंबर का इंग्लिश है ना, तो मेरा तो इंग्लिश कमज़ोर है ना, 10 से 12 नंबर भी आ जाएगा तो बहुत है मेरे लिए। क्यों आएगा 10 से 12 नंबर आपको क्यों नहीं आ सकता है 20 से 22 नंबर? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 30 नंबर का है, आपको आरसी आ गया 10 नंबर का, और क्लोज फिलर सब आ गया, सिंगल फिलर फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, सेंटेंस अरेंजमेंट 5 आ गया, वो सब तो ईजी ही होता है। अगर आप जितना भी है ना, कॉमन एरर भी 2-3 आप बना सकते हैं। आरसी अगर 10 नंबर का है, 5 या 10 का आएगा। आरसी अगर 10 नंबर का है, अगर उसमें आप 7 आरसी बना लिए, ठीक है, 1-2 साइलो बना लिए, सिंगल फिलर अगर 5 नंबर का है, उसमें से अगर आप 3 बना लिए सोच करके सही, उसके बाद अगर आपका सेंटेंस अरेंजमेंट 5 है, ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट अगर 5 है और अगर 5 में आप दिमाग लगा के बनाइएगा ना, उसमें 3 से 4 आपका 100% सही होगा। आप कितने ही वीक इंग्लिश में क्यों नहीं, आपका 3 या 4 सही होगा ही होगा सेंटेंस अरेंजमेंट, क्योंकि वो बहुत आसान होता है। कॉमन एरर अगर 5 नंबर का कॉमन एरर आता है ना, अगर आप पूरा पढ़े भी हैं कॉमन एरर या नहीं भी पढ़े हैं ना, तो डुएबल होता है, मतलब समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा ही होगा। तो 5 में 2-3 नंबर तो आप बना ही लीजिएगा। मतलब इंग्लिश में आप सिर्फ इतना समझ के चलिए कि सारे इंग्लिश के सारे पॉइंट में अगर आप थोड़ा सा समझ करके बनाइएगा ना, तो 15 टू 18 आप अटैम्प्ट ईजिली कर सकते हैं, और उसमें से आपको 12 से 13 नंबर आ जाएगा। हम आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपसे नहीं ले रहे हैं, आपको ज़्यादा बर्डन देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपको ज़्यादा बोझ हम नहीं दे रहे हैं कि नहीं हमको इंग्लिश में 25 नंबर चाहिए, आप 28 अटैम्प्ट करके लाइए। आप इतना मेहनत कीजिए कि आप 28 अटैम्प्ट कर लीजिए और आपको 24 नंबर आ जाए। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं आपको, हम कर रहे हैं बस अब जितना मेहनत कर रहे हैं ना, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत कीजिए ना, नौकरी मिल जाएगी भाई आपको। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा ना इंग्लिश में, मैथ आपका ठीक ही है, रीजनिंग आपका ठीक ही है, आप उसी के पीछे परेशान हैं, मैथ ही बना रहे हैं, रीजनिंग ही बना रहे हैं। इंग्लिश के प्रति थोड़ा सा मेहनत कीजिए ना, थोड़ा सा बस मेहनत कीजिएगा इंग्लिश के प्रति, हो जाएगा। बस 15 नंबर आप कोशिश कीजिए ना, आप 18 अटैम्प्ट कीजिए, 18 टू 19, और आपके ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि 15 तो मेरा सही होगा ही होगा। सिर्फ मन में सोच लीजिए ना कि 15 सही होगा ही, उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठिए और सोच लीजिए कि हमको 18 टू 19 अटैम्प्ट करना ही करना है। मतलब गलत नहीं करना है, मतलब सोच समझ के 18 अटैम्प्ट करना ही है, और उसके कहिएगा 15 तो मेरा सही होगा ही, आपका 12 नंबर आना तय है। और जैसे 12 आ गया, उधर रीजनिंग में आपका 28 टू 32 आ गया, मैथ में आपका 25 टू 28 आ गया, इसमें 12 टू 15 के बीच में आ गया, आप उसी टाइम हो गया सिलेक्शन आपका। आप इतना अटैम्प्ट करके आके हमको बता दीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, आप मेंस के प्रति बहुत अच्छे से भिड़ जाइए। मतलब तो मेरा ये सजेशन है, आप बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली क्लियर होगा भाई। हम लोग इसी तरीके से पढ़ते हैं, हमारे फ्रेंड्स लोग सब लोग इसी तरीके से पढ़ के क्लियर किए। तो रिक्वेस्ट है आप लोग से, मेहनत कीजिए, नौकरी की सवाल है, एक बार अगर नौकरी मिल गई तो लाइफ बन जाएगी भाई। ऑल द बेस्ट, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।